डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नीट पेपर लीक ने लिया सियासी रंग, आरोप दिनेश बिवाल की गिरफ्तारी से बड़ा सियासी विवाद। दिनेश बिवाल पर बीजेपी कार्यकर्ता होने का आरोप। उधर एसओजी जांच में मुख्य साजिशकर्ता समेत कई आरोपी गिरफ्तार। तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय सरकार हुई पास। थलापति की सरकार ने आसानी से पार किया बहुमत का जादुई आंकड़ा। विजय को 144 विधायकों का मिला साथ, विरोध में पड़े सिर्फ 22 वोट। बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए 2% बढ़ा डीए। 58% से बढ़ाकर 60% हुआ डीए। बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से होगा प्रभावी। करीब 9 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा फायदा। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी। सीबीएसई की 12वीं परीक्षा में 85.20% स्टूडेंट्स हुए सफल। लड़कियों ने फिर मारी बाजी। लड़कों से बेहतर प्रदर्शन। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों का रहा सबसे शानदार परिणाम। अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का निधन। लखनऊ में सुबह के वक्त घर में अचानक तबीयत खराब होने से हुई मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौत पर जताया शोक। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां देश भर में चर्चित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज होने के साथ कई गिरफ्तारियां भी की गई हैं। मामले में आरोपी धनंजय पर शुभम को पेपर उपलब्ध कराने का आरोप लगा है, जिससे जांच और गंभीर हो गई है। एजेंसियां पूरे नेटवर्क से जुड़े लोगों की तलाश में जुटी हैं ताकि पेपर लीक रैकेट की पूरी साजिश का खुलासा किया जा सके। इस बीच दिनेश बिवाल की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक विवाद भी गहरा हो गया है। सोशल मीडिया पर जमावरागढ़ के बीजेपी विधायक महेंद्र पाल मीणा की पुरानी फेसबुक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें दिनेश को बीजेपी का ऊर्जावान कार्यकर्ता बताया गया था। पोस्ट में विधायक ने दिनेश को शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं देते हुए तस्वीर साझा की थी। अब विपक्ष इस पोस्ट को लेकर बीजेपी पर सवाल उठा रहा है। राजस्थान पुलिस की एसओजी जांच में मुख्य साजिशकर्ता मनीष यादव और राकेश मंडवारिया समेत 15 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। महाराष्ट्र के नासिक से एमबीबीएस छात्र शुभम खैरनार को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं बिहार के नालंदा से 7 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। जांच में सॉल्वर गैंग से जुड़े अवधेश कुमार, अमन कुमार और पंकज कुमार के नाम भी सामने आए हैं। अब राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में फैले इस नेटवर्क की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। नीट पेपर लीक पर तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा कि 20 लाख छात्रों के जीवन के साथ सरकार ने खिलवाड़ किया है। नीट पेपर लीक के लिए सरकार जिम्मेदार है। छात्र नौजवानों की जिंदगी के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। बार बार जो है पेपर लीक जैसे वारदात सामने आ रहे हैं। सत्ता में जो लोग बैठे हैं ये लोग अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। शहरों में कई परीक्षा जो है रद्द कर दी गई। यही नौजवान छात्र जो है उसका पूरा समय जो है बर्बाद किया जा रहा है, उसका उम्र निकला जा रहा है। और बार बार जो है नीट पेपर घोटाला, पेपर लीक जैसे वारदात जो है लगातार। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने नीट 2026 परीक्षा रद्द होने पर भाजपा सरकार और केंद्र की शिक्षा व्यवस्था पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह केवल एक परीक्षा रद्द होने का मामला नहीं, बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के सपनों की हत्या है। खाचरियावास ने कहा कि लाखों विद्यार्थियों ने दिन रात मेहनत की, माता पिता ने कर्ज लेकर बच्चों को कोचिंग दिलाई, माओ ने गहने तक बेच दिए, लेकिन भाजपा सरकार की भ्रष्ट और लापरवाह व्यवस्था ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बार बार होने वाले पेपर लीक ने साबित कर दिया कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह पेपर माफियाओं के कब्जे में आ जा चुकी है। उन्होंने कहा, हर बार पेपर लीक होता है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन असली दोषी बच निकलते हैं और ईमानदार छात्र सजा भुगतते हैं। यह युवाओं के भविष्य के साथ
खुला खिलवाड़ है और संगठित भ्रष्टाचार है। खाचरियावास ने कहा कि भाजपा का तथाकथित अमृतकाल देश के युवाओं के लिए विषकाल बन गया है। अगर मेहनत और प्रतिभा की जगह पैसे और पहुंच से भविष्य तय होगा तो देश की शिक्षा व्यवस्था और लोकतंत्र दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच हो, पेपर लीक माफिया और उनके राजनीतिक संरक्षणकर्ताओं को तुरंत गिरफ्तार किया जाए तथा लाखों छात्रों को मानसिक और आर्थिक नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नीट का एग्जाम कैंसिल हो गया, भाजपा सरकार की पोल खुल गई। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट भारत सरकार द्वारा आयोजित होता है, लाखों स्टूडेंट शामिल होते हैं। पिछली बार भी मामला गड़बड़ हुआ, पेपर लीक हुआ, पहले दबा दिया, इस बार दबाने की पूरी कोशिश थी। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने पहले ही कह दिया कि पेपर लीक हुआ है, हुबहू हुआ है। फिर सरकार के दबाव में बार बार पुलिस अधिकारी बयान बदल रहे थे। पेपर लीक हो गया, अब आपको मानना पड़ा क्योंकि पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक हो गया, ये इसके लिए बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। बीजेपी के लोगों बड़ी बड़ी बातें करते हो। इस 10 साल में लगभग 100 पेपर आपके राज्य में लीक हो गए। आप कर क्या रहे हैं? राजस्थान में हमारी सरकार थी, हमने बहुत सख्त कानून बनाया था। उस कानून के बनाने की जरूरत है, पूरे देश में लागू करो। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने बुधवार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। विश्वास प्रस्ताव के लिए सदन में हुई वोटिंग के दौरान कुल 144 विधायकों ने टीवीके को समर्थन किया, जबकि 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के विरोध में वोट डाला। इस प्रक्रिया के दौरान 22 विधायकों ने सरकार का विरोध किया, जबकि 5 सदस्य मतदान से अनुपस्थित रहे। ये फ्लोर टेस्ट नई सरकार की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किया गया था। कुल 171 सदस्यों की भागीदारी वाली इस प्रक्रिया में विजय ने आसानी से स्पष्ट बहुमत हासिल कर ली है। इससे राज्य में उनकी सरकार के बने रहने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले सीएम विजय ने तमिलनाडु कांग्रेस नेताओं और अन्य सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। सभी सहयोगी दलों ने टीवीके सरकार को पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया था। हालांकि एआईएडीएमके प्रमुख ईपीएस ने स्पष्ट किया कि एआईएमडीके विजय के खिलाफ वोट करेगी। बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। उनकी तनख्वाह जल्द बढ़ने वाली है। सरकार ने 2% डीए बढ़ा दिया है। ये फैसला सम्राट कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सम्राट कैबिनेट की यह पहली बैठक थी जिसमें सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है। बैठक में 18 एजेंडों पर मोहर लगाई गई है, जिनमें डीए बढ़ाने का फैसला भी शामिल है। बिहार में सरकारी कर्मचारियों का डीए 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। सम्राट कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से करीब 9 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा फायदा पहुंचेगा। डीए बढ़ने से न सिर्फ सैलरी बढ़ेगी बल्कि पेंशन भी बढ़ेगी। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। सरकार ने कहा कि महंगाई भत्ते में वृद्धि का मकसद कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति को बनाए रखना है। 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन पा रहे बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से अब 58% की जगह 60% डीए मिलेगा। वहीं 6ठे वेतन आयोग में वेतन पेंशन पा रहे राज्य सरकार के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से अब 257% की जगह 262% महंगाई भत्ता मिलेगा। 5वें वेतन आयोग के तहत सैलरी और पेंशन पा जा रहे राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से 474% की जगह 483% महंगाई भत्ता मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने साफ किया कि इसके लिए नए वाहन ना खरीदे जाएं। सूत्रों के मुताबिक यह बदलाव पीएम की हालिया घरेलू यात्राओं के दौरान लागू किया गया। काफिले में वाहनों की संख्या घटाई गई है, लेकिन एसपीजी प्रोटोकॉल के तहत जारी जरूरी सुरक्षा व्यवस्था बरकरार रखी गई है। हैदराबाद में भाषण के बाद गुजरात और असम में भी काफिले का आकार छोटा किया गया था। पीएम ने निर्देश दिया कि जहां संभव हो काफिले में
इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को शामिल किया जाए। हालांकि इसके लिए नए वाहनों की खरीद ना की जाए। खर्च कटौती का यह अभियान भाजपा शासित राज्यों में भी दिख रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कई नेताओं ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या घटाने का फैसला किया है। संसाधन बचत की अपील, अनावश्यक यात्रा कम करने और राष्ट्रीय संसाधनों की बचत पर जोर दिया गया। ईरान युद्ध से पैदा हुए ऊर्जा संकट और वैश्विक कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के बीच पीएम मोदी ने देश से मिलकर आर्थिक अनिश्चितताओं, आपूर्ति श्रृंखला की बाधा और महंगाई का सामना करने की अपील की थी। स्थानीय उत्पाद और विदेशी मुद्रा बचाने पर जोर। पीएम ने लोगों को 1 साल तक सोने की गैर जरूरी खरीद से बचने और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए विदेश यात्रा न करने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार की बचत देशभक्ति का कार्य है। लोगों से विदेशों में छुट्टियां और डेस्टिनेशन वेडिंग न करने की अपील करते हुए घरेलू पर्यटन और आयोजनों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आम नागरिकों से की गई खास अपील में ईंधन बचाओ, बचाने और सोना 1 साल तक नहीं खरीदने को लेकर अब झारखंड में सियासी पारा गरमाने लगा है। दरअसल राज्य की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पीएम के इस आह्वान की रांची में खुलकर आलोचना की है। इस क्रम में कल शाम पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पत्रकारों के बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा की कटौती के नाम पर देश में लॉकडाउन जैसी आपातकालीन थोपने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये दावा किया कि देश आर्थिक रूप से कंगाल हो चुका है। इसी के साथ एक पत्र जारी कर सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रधानमंत्री से 9 मांगों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत से ऊपर छोटा देश दक्षिण अफ्रीका और जापान चला गया है और जर्मनी पहले से ही था। उन्होंने प्रधानमंत्री की आलोचना करते हुए कहा कि बंगाल में जब शपथ ग्रहण हो रहा था तो गैस पर लाखों लोगों के लिए मछली भात और बिरयानी पक रहा था, तो वहीं देश की आर्थिक स्थिति के साथ साथ नीट परीक्षा में हुए धांधली से लेकर रोजगार जैसे मुद्दों पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुखर होकर बड़ा हमला बोला। रांची स्थित पार्टी कार्यालय में केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पीएम से 1 वर्ष तक उनके विदेश की यात्रा स्थगित करने की मांग, रोड शो और भाजपा की रैलियों को स्थगित करने, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिले पर 1 साल तक के लिए रोक लगाने जैसी मांगे की हैं। मैंने पिछले वक्त भी कहा था, 1 सप्ताह पूर्व इसी मंगलवार के दिन को, कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब गद्दी छोड़ो मोदी सरकार। ये बातें अब आपने खुद ही बता दी। हमको लगता है केवल केंद्र सरकार की नीतियों के कारण पूरे देश में हाहाकार और भुखमरी की स्थिति उत्पन्न होगी और ये कहीं ना कहीं सोची समझे साजिश। पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक किफायत बरतने की अपील का राजधानी रांची में व्यापक स्वागत हुआ है। स्थानीय पुरुषों एवं महिलाओं ने देश हित में सोना न खरीदने, खाद्य तेल और डीजल पेट्रोल की खपत कम करने का संकल्प लिया है। वहीं पीएम द्वारा की गई इस खास अपील का स्वागत करते हुए शहर के आम नागरिकों एवं वाहन चालकों से हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह ने बातचीत करते हुए उनकी राय भी जानी। पश्चिमी एशिया में जिस तरीके से युद्ध की स्थिति है, जिस तरीके से तनाव की स्थिति है, इसे देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आग्रह किया है कि उन वस्तुओं का यहाँ जो देशवासी है कम इस्तेमाल करें जिसमें विदेशी मुद्रा खर्च होते हैं ज़्यादा, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इसी कड़ी में बात करने के लिए हमारे बीच यहाँ पर एक जो वाहन चालक हैं, उनसे 4 पहिया वाहन चला रहे हैं, पेट्रोल पंप पर हम पहुंचे हैं रांची में। यहाँ हम जानते हैं क्या कहेंगे आप इस पर, जो मोदी जी ने आग्रह किया है लोगों से कि कम से कम पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल किया जाए, कैसे? देखिए 1965 में भी एक प्रधानमंत्री जी का अपील आया था और हमारे दादाजी 2007 तक जीवित थे। उन्होंने सोमवार का व्रत
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कहने पे। तो पैनिक परचेजिंग ना करें और देश ये पूरे विश्व में एक तरह से ऊर्जा संकट जो है उससे हमारा भारतवर्ष किस तरह से सफलतापूर्वक निकल पाए, हम इसको क्रॉस कर पाए, इसकी कोशिश करें। पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, लेकिन कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे क्या कहना है इन पर। यहाँ पर 4 पहिया वाहन के अलावा 2 पहिया वाहन के एक व्यक्ति हैं। मोदी जी ने कहा है कि पेट्रोल डीजल का जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें, कम से कम बचत करने का प्रयास है। इस पर क्या ठीक बोला। और सोना को लेकर जो इन्होंने कहा है कि खरीदारी अगर जरूरत ना हो तो ना ही करे कुछ। वो तो जरूरत रहेगा तो होगा ही ना, जरूरत पर तो होगा ही ना। लोग हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कहना है। यहाँ पर एक महिला है, उनसे भी जानेंगे। मैडम क्या कहेंगी, सोना की खरीदारी को लेकर मोदी जी ने कहा है कि कम से कम खरीदे क्योंकि विदेशी मुद्रा इसमें खर्च होता है। अभी खरीदना ही नहीं है। मतलब आप समर्थन करती हैं कि मोदी जी सही कह रहे हैं? भैया कैसे बोले, सही कह रहे होंगे। वाहन चालक भी यहाँ पेट्रोल पंप पर हैं, उनसे भी जानते हैं। मोदी जी ने जो कहा है कि पेट्रोल डीजल कम खर्च करना है, इस पर क्या कहेंगे आप? समर्थन में है इनके? जितना जरूरत है, काम है, उतना तो करना ही पड़ेगा मैम। चलिए, तो आर्थिक संकट से देश को भविष्य में बचाने के लिए और सरकारी खजाना को मजबूत करने के लिए विदेशी मुद्रा में जो खर्च होते हैं उसे रोकने के लिए नौगांव सादात में बिजनौर रोड पर सालों से बंद पड़ी सरकारी कताई मिल अब टेक्सटाइल पार्क के रूप में विकसित होगी। फैसले से जिले के औद्योगिक विकास और रोजगार को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। अमरोहा जनपद की नौगांव सादात तहसील क्षेत्र में बिजनौर मार्ग पर स्थित सरकारी कटाई मिल वर्षों से बंद पड़ी थी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस निष्क्रिय मिल को टेक्सटाइल पार्क के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है। स्थानीय लोगों में फैसले से खासा उत्साह है। लंबे समय से मिल बंद होने से क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां ठप थी। टेक्सटाइल पार्क बनने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। समाज सेवी कामरान उद्दीन सिद्दीकी ने सरकार से पत्राचार कर मिल को शुरू कराने की मांग की थी। उनके प्रयासों के बाद सरकार ने इस पर ध्यान दिया। जानकारों का मानना है कि परियोजना शुरू होने से होते ही न केवल अमरोहा बल्कि बिजनौर, मुरादाबाद, संभल के युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास होगा। यह कदम अमरोहा को औद्योगिक नक्शे पर मजबूत पहचान दिलाएगा। फिलहाल टेक्सटाइल पार्क की डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होगी। जमीन, निवेश और कितना रोजगार मिलेगा, इसका खाका बाद में सामने आएगा। साहब, ये बहुत अच्छा प्रस्ताव है। अमरोहा में जो नौगावा रोड पर कताई मिल है, बंद पड़ा था काफी समय से। अब उसमें टेक्सटाइल यानी कि काफी उद्योग उसमें जो है कपड़े का एक होगा और काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। सौंदर्यीकरण होगा, वो काफी भूमि है, बड़ा अच्छा सौंदर्यीकरण होगा। अच्छी प्रकृति का वहाँ ताजापन अपना महसूस होगा और ये सरकार की बहुत अच्छा विचार है। ये बहुत अच्छा कार्य करना चाहिए। ये सरकार का एक बहुत ही सराहनीय कार्य है और खास करके माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की एक बहुत ही अच्छी विचार और एक बहुत ही अच्छी पहल है कि उन्होंने जो है इस बेकार बेजान पड़ी मिल को एक उद्योगीकरण में मतलब परिवर्तित किया है, जिससे टेक्सटाइल का काम यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो नौगावा हमारे यहाँ टेक्सटाइल का बहुत अच्छा हब है। जी, मेरा नाम कामरान उद्दीन सिद्दीकी है। हम लोगों की मांग थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी ने अमरोहा वासियों के लिए इतना महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि यहाँ एक अच्छा पार्क और एक अच्छा रोजगार मिलने के लिए आजमगढ़ जनपद में समाज कल्याण विभाग से जुड़े बहुचर्चित वेतन भुगतान घोटाले में कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शासन द्वारा वेतन भुगतान पर रोक लगाए जाने के बावजूद 10 अवैध रूप से नियुक्त अध्यापकों को करीब 51.46 लाख रुपए का भुगतान किए जाने के मामले में यह गिरफ्तारी की गई है। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई थाना कोतवाली में दर्ज मुकदमा के तहत की गई। आरोपी राजेश चौधरी को बुधवार सुबह लगभग 7:20 पर शहर के कुंवर सिंह उद्यान के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस पूरे प्रकरण की शुरुआत तब हुई जब समाज कल्याण विभाग से जुड़े अधिकारियों को शिकायत प्राप्त हुई कि कुछ ऐसे अध्यापकों को लगातार वेतन जारी किया जा रहा है जिनकी नियुक्तियां शासन स्तर पर संदिग्ध और अवैध घोषित की जा चुकी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों ने निर्देश पर जांच कराई गई।
वहीं वादी मुकदमा आरके चौरसिया, जो आजमगढ़ मंडल में उप निदेशक समाज कल्याण के पद पर तैनात हैं, उन्होंने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि अवैध रूप से नियुक्त 10 अध्यापकों को नियमों के विपरीत वेतन भुगतान किया गया। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि इन शिक्षकों के भुगतान पर शासन द्वारा पहले ही रोक लगाई जा चुकी थी। बावजूद इसके विभागीय स्तर पर भुगतान प्रक्रिया जारी रखी गई। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए जनपद स्तरीय अधिकारियों की एक समिति गठित की गई थी। समिति ने भुगतान संबंधी अभिलेखों, विभागीय दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की गहन जांच की। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि 10 अध्यापकों को कुल 51,40,780 का अनियमित भुगतान किया गया। जांच में जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी तथा प्रधान सहायक सत्येंद्र बहादुर सिंह की भूमिका संदिग्ध पाई गई। इसके बाद दोनों अधिकारियों के खिलाफ कोतवाली थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मामला थाना कोतवाली नगर का है। श्री आरके चौरसिया, उप निदेशक समाज कल्याण द्वारा प्रस्तुत की गई तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 211/2026 धारा 61(2) 316(5) BNS पंजीकृत किया गया था। इसमें श्री राजेश चौधरी और श्री सत्येंद्र बहादुर सिंह, जो पटल सहायक हैं, इनके विरुद्ध लिखा गया था। आज थाना कोतवाली नगर द्वारा राजेश चौधरी, जो जिला समाज कल्याण अधिकारी, उनको गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने CBSE 12वीं परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया। लंबे समय से परिणाम का इंतजार कर रहे लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट, डिजी लॉकर, उमंग, SMS और फोन के जरिए अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस साल कुल 85.20% छात्र परीक्षा में सफल हुए हैं, जबकि 1,63,800 छात्रों को कंपार्टमेंट मिला है। CBSE द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष 15,07,109 छात्रों ने परीक्षा पास की है। पिछले साल की तुलना में इस बार रिजल्ट में 3.19% की गिरावट दर्ज की गई है। छात्राओं ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए लड़कों को पीछे छोड़ दिया है। इस वर्ष 88.86% छात्राएं और 82.13% छात्र सफल हुए। अधिकारियों के मुताबिक इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया में पहली बार ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम अनिवार्य रूप से लागू किया गया था। संस्थानों के प्रदर्शन में केंद्रीय विद्यालय संगठन सबसे आगे रहा, जहां पास प्रतिशत 98.55 दर्ज किया गया। इसके बाद जवाहर नवोदय विद्यालय का परिणाम 98.47% रहा। सरकारी स्कूलों का पास प्रतिशत 89.55% दर्ज किया गया, जबकि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में यह 86.7% रहा। वहीं EMRS स्कूलों का परिणाम 85.55% और प्राइवेट स्कूलों का 84.22% दर्ज किया गया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव की बुधवार को मौत हो गई। परिवार के करीबी लोगों ने बताया कि अचानक तबीयत खराब होने की वजह से प्रतीक यादव को लखनऊ स्थित सिविल अस्पताल लाया गया था। सिविल अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर देवेश चंद्र पांडे ने बताया कि उन्हें सुबह 5:55 पर मृत अवस्था में लाया गया था। पुलिस को सूचना दे दी गई है। उसके बाद पुलिस ने बॉडी का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रतीक यादव व्यवसायी और फिटनेस फ्रीक थे। वह यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। साधना गुप्ता का निधन साल 2022 में हुआ था। प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव बीजेपी की नेता हैं और राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। अभी तक सामने नहीं आया है कि आखिर कैसे उनकी मौत हुई है, मगर बताया जा रहा है कि प्रतीक यादव धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहे थे। पहले माँ बाप को खोना, बिजनेस में नुकसान होना और पत्नी से भी रिश्ते कुछ खास नहीं थे। मुख्यमंत्री योगी ने प्रतीक यादव की मौत पर शोक व्यक्त किया है। आदित्यनाथ ने एक्स हैंडल पर शोक संदेश में लिखा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पद्म विभूषण स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र एवं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अपर्णा यादव जी के पति श्री प्रतीक यादव जी का आकस्मिक निधन अत्यंत दुखद है।
विनम्र श्रद्धांजलि। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। वहीं प्रतीक यादव के भाई और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रतीक यादव का निधन हिला देने वाली खबर है। भगवान उन्हें शांति प्रदान करे, विनम्र श्रद्धांजलि। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं प्रतीक को बचपन से जानता था, आज वह हमारे बीच नहीं रही। हम इस घटना से बेहद दुखी हैं। वह जीवन में आगे बढ़ना और काम करना चाहता था। यह बेहद दुखद है कि आज वह हमारे साथ नहीं है। हम कानून और परिवार के सदस्यों को जो भी बात होगी उसका पालन करेंगे, हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे। उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी उससे, तब भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपने कारोबार को आगे बढ़ाओ। कभी कभी फाइनेंशियल कारोबार में भी नुकसान होता है, उसे कई बार आदमी बहुत टूट जाता है। वह हमारे बीच नहीं है, परिवार जो कहेगा वह हम करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।